हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड स्टोरीज। आज मैं आपको एक नहीं बल्कि दो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि ये स्टोरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली हैं। तो पहले सीधे शुरू करते हैं हम अपनी आज की पहली स्टोरी। 2009 की बात है। एक 38 ईयर्स ओल्ड मैन, वो साउथ कोरिया के एक मांगा कैफे में बैठा हुआ था। अब ये जो मांगा कैफे होते हैं वो कोई एक नॉर्मल कैफे की तरह नहीं होते हैं। आप वहां पर जाते हैं, अंदर बैठते हैं, स्नैक्स और ड्रिंक्स को ऑर्डर करते हैं। इसके अलावा आप वहां जाकर सोशलाइज करते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो मांगा कैफेज होते हैं, इनमें बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं जिनको इन स्टोर लाइब्रेरीज कहा जा सकता है। और इनमें से ज्यादातर में मांगा रखी होती है, मांगा बुक्स। अब ये मांगा बुक्स क्या होती हैं? ये जो मांगा बुक्स होती हैं ये कॉमिक बुक्स की तरह ही होती हैं। आप इन स्टोर्स में जाते हैं अपनी चाय कॉफी के साथ, अपने स्नैक्स के साथ, आप इन मांगा बुक्स को भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपने दिल्ली में, मुंबई में भी बहुत सारी लाइब्रेरीज देखी होंगी जिनमें बुक्स रखी होती हैं। वहां जाइए और वहां पर बुक्स पढ़िए और कॉफी वगैरह ऑर्डर कीजिए। इसी तरीके से मांगा कैफेज होते हैं। अब ये जो व्यक्ति वहां पर आया था उसके पास बहुत सारा पैसा नहीं था। ये इस मांगा कैफे के अंदर जाता है, लेकिन वो कोई भी ड्रिंक्स वगैरह ऑर्डर नहीं करता और ना ही कोई फूड ऑर्डर करता है। वो सीधे इन स्टोर लाइब्रेरी की तरफ बढ़ता है। उसके फेवरेट मांगा सीरीज के एडिशन की एक बुक उठाता है, वहां बैठ जाता है और पढ़ने लगता है। अब ये जो 38 ईयर्स ओल्ड मैन था, वो एक पर्टिकुलर सीरीज की मांगा बुक्स को पढ़ा करता था। बार 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 उसने मल्टीपल टाइम्स इन बुक्स को पढ़ लिया था। लेकिन वो एक तरह से ऑब्सेस्ड था इन बुक्स से। वो बुक्स उसको बहुत ज्यादा पसंद थी, इसीलिए वो बार बार इस कैफे में वापस आता था और इन बुक्स को दोबारा दोबारा पढ़ता रहता था। उसको ऐसा लगता था कि ये जो पर्टिकुलर एडिशन है इसकी बेस्ट मांगा बुक्स हैं और इनसे अच्छी बुक्स कभी भी नहीं लिखी गई। अब ये जो पर्टिकुलर सीरीज थी इस मांगा बुक्स की, वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा वॉयलेंस था। मतलब ओवर द टॉप वॉयलेंस था। लेकिन ये जो ज्यादातर मांगा बुक्स होती हैं इनमें वॉयलेंस होता ही है, लेकिन ये वाली जो सीरीज थी इसमें पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा वॉयलेंस था। और कहीं ना कहीं इसी कारण से इस व्यक्ति को ये सीरीज बहुत ही अच्छी लगती थी, क्योंकि ये जो वॉयलेंस उसमें दिखाया गया था वो कुछ अलग ही था। जब भी ये व्यक्ति इस सीरीज को पढ़ता था वो अलग ही दुनिया में पहुंच जाता था। उसकी जो वरीज थी, उसकी जो एक नॉर्मल लाइफ थी, उसको वो भूल जाया करता था और पूरी तरह से इन बुक्स में डूब जाया करता था। तो इसी कारण से उसको ये बुक्स एक एस्केप की तरह लगती थी, जिनसे वो अपनी जो ये साधारण जिंदगी है उसको थोड़ी देर के लिए भूल सकता है। अब इस व्यक्ति की जो जिंदगी थी वो सच में काफी ज्यादा टेरेबल थी। इस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के ज्यादातर साल पढ़ने में बिताए थे और वो एक प्रोफेशनल राइटर बनना चाहता था और साथ ही वो एक डायरेक्टर भी बनना चाहता था। लेकिन जो सोल नाम की ये जगह थी, यहाँ की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी, वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल थी। तो ऐसा नहीं था कि कोई भी व्यक्ति वहां पर आकर राइटर और डायरेक्टर आराम से बन जाता, जैसे कि हमारे देश में भी है। तो अब इस व्यक्ति ने अलग अलग जॉब्स करनी शुरू कर दी थी। वो थोड़े बहुत काम करने लगा था, छोटी मोटी जॉब्स कर रहा था और साथ में राइटिंग भी कर रहा था। उसने कुछ छोटी मोटी गिग्स को डायरेक्ट भी किया था, लेकिन वो बहुत ही साधारण थी, यानी कि छोटे लेवल की थी, और इसी कारण से लोग उसको जल्दी भूल जाते थे। तो इस समय इस व्यक्ति की जो जिंदगी थी वो वहीं पर पहुंच गई थी जहां पर वो हमेशा पहुंच जाया करती थी। यानी कि एक साधारण जिंदगी फिलहाल वो जी रहा था। उसके पास कुछ ज्यादा पैसा नहीं था और इस समय वो अनएम्प्लॉयड भी था। ये जो व्यक्ति था ये अपनी मदर के साथ रहता था और अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था। ये तीनों ही व्यक्ति काम किया करते थे। जनरली ये भी काम करता ही था। इस समय ये अनएम्प्लॉयड था, लेकिन ये जनरली काम करता था, घर पर पैसा लेकर आता था। लेकिन ये तीनों ही जो पैसा घर पर लेकर आते थे उससे भी इनका आराम से काम नहीं चलता था और इनको अपना रेंट पे करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता था। इसी स्ट्रगल के कारण, इसी पैसे की कमी के कारण ये जो व्यक्ति था उसको हाल ही में अपना लैपटॉप बेचना पड़ा था। एक ऐसी चीज जो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो अपनी सारी राइटिंग्स इसी लैपटॉप में करता था। वो इसी में ये सारी की सारी प्लानिंग करता था कि इवेंचुअली वो अपने करियर में ग्रो कैसे करेगा, आगे चलकर वो क्या करेगा। और मतलब अपने सारे सपने हम कह सकते हैं कि वो इसी लैपटॉप में बुनता था। लेकिन फाइनली उसको अपना ये लैपटॉप भी बेचना पड़ा था, जो कि उसकी एकमात्र कीमती चीज थी। इसके अलावा एक और बुरी बात यह थी कि इस आदमी ने बहुत सारे शॉर्ट टर्म लोन्स लिए हुए थे जिसके हाई इंटरेस्ट रेट्स थे। अब आप लोगों से जब ऐसे ही पैसा उधार लेते हो तो उनके इंटरेस्ट रेट, कोई ऐसा तो है नहीं कि बैंक वाले इंटरेस्ट रेट होंगे, वो बहुत ज्यादा हाई होंगे। और ऐसा ही इसके साथ भी हुआ था। इसने जो लोन्स लिए थे उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई था,
लेकिन ये लोन्स उसने किसी प्रोफेशनल काम के लिए नहीं लिए थे, बल्कि अपना रेंट चुकाने के लिए, अपनी बेसिक नीड्स के लिए लिए थे, जैसे कि खाने के लिए, इसके अलावा घर का बेसिक सामान खरीदने के लिए, राशन खरीदने के लिए, इन सारी चीजों के लिए उसको लोन लेना पड़ रहा था। अब इसने लोन ले तो लिया था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था इस लोन को वापस चुकाने का। जिसके पास खाने के रेंट के पैसे ना हो, वो कैसे अपना लोन वापस चुकाएगा? तो वो लोन तो नहीं चुका पा रहा था, बल्कि उसका इंटरेस्ट भी नहीं चुका पा रहा था। और इसी कारण से उसका जो कर्जा था वो तेजी से नॉन स्टॉप बढ़ता ही चला जा रहा था। तो इसी कारण से इस व्यक्ति के लिए जो स्ट्रेस था वो अनबियरेबल था। उसको हर समय बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहा करता था, और इसी कारण से इस स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए, अपनी इस बहुत ही अजीब सी अपनी टेरिबल जिंदगी से थोड़ी देर के लिए एस्केप करने के लिए, वो इन बुक्स की शरण में आता था, इन मांगा बुक्स के पास आता था और उनको बैठकर पढ़ा करता था। उसको पता था कि इन बुक्स को पढ़ने से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो वहीं पर रहेंगी, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए केवल अपने दिमाग को शांत करने के लिए यहाँ पर आता था, और ये सोचता था कि लाइफ तो बहुत ही बुरी है, और कम से कम अभी तो लाइफ बुरी ही है, हो सकता है कि मैं आगे चलकर अपना करियर बना पाऊं और मेरी जिंदगी सुधर जाए। आज भी फिलहाल वो यही कर रहा था। उसने अपनी फेवरेट मांगा बुक उठाई, उसके बाद वो बूथ के अंदर, क्योंकि वहां पे बूथ भी बने रहते हैं रीडिंग करने के लिए, एक बूथ के अंदर जाकर बैठ गया और आराम से इस स्टोरी में कम से कम 20th टाइम वो डूब चुका था। इससे पहले भी वो 15-20 बार इन बुक्स को पढ़ चुका था। तो अब वो आराम से बैठकर यहाँ पर इस मांगा बुक को पढ़ रहा था। लेकिन वहां पर अचानक से ही उसको कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में वेरियस स्टोरी आइडियाज आ रहे हैं, इतने अच्छे आइडियाज जिनको शायद वो लिख सकता है, और हो सकता है कि वो स्टोरीज बहुत अच्छी निकल आए। उसको ऐसा लग रहा था कि ये जो आइडियाज उसके दिमाग में आए हैं, ये आज तक के बेस्ट आइडियाज हैं। जितना ज्यादा वो इस बारे में सोच रहा था, इतना ज्यादा वो रियलाइज कर रहा था कि इस आइडिया को जो उसके दिमाग में आया है उसको और बेटर बनाया जा सकता है, क्योंकि उसकी जिंदगी के जो अदर एलिमेंट्स थे उसको भी अपने दिमाग में आई स्टोरी से वो अटैच कर सकता था। अब उसने ये जो मांगा बुक उठाई थी पढ़ने के लिए, उसको किनारे रखा, साइड में रखा। उसके बाद उसने एक पेन और पेपर लिया स्टोर में से, और उसने कुछ आइडियाज पेपर पर लिखने शुरू कर दिए। ये जनरल आइडियाज थे जो कि एक नई स्टोरी में धीरे धीरे तब्दील होते जा रहे थे। उसके बाद कई घंटे बीत गए, वो लगातार इसी बूथ में बैठा रहा और क्रेजी की तरह वो राइटिंग करता चला जा रहा था। यहां तक कि कैफे के क्लोज होने का टाइम हो गया, लेकिन वो अभी भी वहां पर बैठा हुआ था, और उसने एक बहुत अच्छे आइडिया की अमेजिंग आउटलाइन बना ली थी। अब उसको पता था कि आगे चलकर उसको अब ये पूरी स्टोरी लिखनी ही है, और उसको पता था कि ये उसकी आज तक की सबसे अच्छी स्टोरी है, और ऐसी स्टोरी उसने ना तो पहले कभी पढ़ी थी और ना ही कभी सुनी थी। उसको ये भी पता था कि ये स्टोरी उसको उसकी गरीबी से निकाल सकती है, और ऑफिशियली अगर किसी ने रिलीज कर दी, राइट कर दी, छपवा दी, तो वो ऑफिशियली एक सक्सेसफुल राइटर बन सकता है। उसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं। ये जो व्यक्ति था इस आइडिया पर लगातार काम करता रहा था, और फाइनली उसका ये जो आइडिया था वो एक अमेजिंग आउटलाइन में बदल जाता है, और धीरे धीरे ये एक फुल ऑन प्रोजेक्ट में बदल जाता है। जब वो लोगों के पास इस आइडिया को लेकर गया था, तो उसको ऐसा लग रहा था कि हर कोई इस चीज को लेना चाहेगा, खरीदना चाहेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इकॉनिक था। लेकिन वो जिन भी बायर्स के पास, जिन भी पोटेंशियल बायर्स के पास गया, हर किसी ने इसके इस आइडिया की आलोचना की। हर कोई इसके आइडिया को नापसंद कर रहा था, यहाँ तक कि इसको हेट भी कर रहे थे। वो इसको बार बार बता रहे थे कि ये बहुत ज्यादा वियर्ड आइडिया है और बहुत ज्यादा वॉयलेंट है, यानी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा वॉयलेंस है, और इसी कारण से हम इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि ये रीजनेबल वॉयलेंस से भी बहुत ज्यादा है। लोग उसे बता रहे थे कि इस तरह की चीजों को कोई पढ़ना और देखना नहीं चाहता, और हमें इसके लिए कोई भी ऑडियंस नहीं मिलेगी। अब ये सारी बातें सुनकर ये आदमी पूरी तरह से क्रश हो चुका था, टूट चुका था, क्योंकि उसको बिल्कुल पता था, अपने मन में ये पूरा यकीन था कि ये चीज बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बहुत अच्छी है, और लोगों को ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इस आइडिया में वो लोगों को ये दिखा रहा था कि अगर लोग गरीब है, इतने ज्यादा गरीब हैं जितना वो है, तो वो पैसों के लिए डेस्परेट हो जाते हैं, और पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसे पता था कि जो आम जनता है वो इसके साथ बहुत ज्यादा रिलेट करेगी, और इसके लिए उसको ह्यूज ऑडियंस मिल जाएगी। लेकिन जो बायर्स थे वो इसकी कहानी को इस नजरिए से नहीं देख रहे थे, और इसी कारण से अगले 10 सालों तक ये जो व्यक्ति था ये लगातार इस स्टोरी को आगे बढ़ाता रहा, लेकिन इसमें किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया।
लेकिन इस व्यक्ति को पूरा यकीन था कि एक दिन उसकी ये जो स्टोरी है वो कोई ना कोई खरीद लेगा। उसको इस स्टोरी पर जेन्युइनली बहुत ज्यादा भरोसा था और उसको पता था कि कोई ना कोई इसको कभी ना कभी लेगा जरूर। लेकिन जब धीरे धीरे 10 साल बीत गए और हर कोई यही कहता रहा कि ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है, ये किसी को भी नहीं चाहिए, तो वो थोड़ा थोड़ा निराश होने लगा था। लेकिन अचानक ही 10 सालों के बाद एक मेजर प्रोडक्शन स्टूडियो ने अचानक से ही इस आइडिया में इंटरेस्ट दिखाया। इसने इस मेजर प्रोडक्शन स्टूडियो में भी अपना आइडिया भेजा था। इस स्टूडियो ने इस व्यक्ति को बताया कि ये जो आइडिया है ये काफी अच्छा लग रहा है और हम इसको खरीद लेंगे। और ये सुनकर ऑब्वियसली इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा खुशी हुई। उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने बड़े लेवल पर अब उसकी ये स्टोरी सेल होने वाली है। फाइनली इस आदमी की स्टोरी को एक टीवी शो में कन्वर्ट किया गया और ये 2021 में प्रीमियर की गई। तब तक इस स्टोरी को लिखे हुए इस व्यक्ति को करीब 12 ईयर्स हो चुके थे। फाइनली जब इस टीवी शो को एयर किया गया तो ये ग्लोबल फिनोमिना बन गया ओवरनाइट। लोग इसी के बारे में बातचीत कर रहे थे, हर कहीं इसी के बारे में चर्चा हो रही थी। और इमीडिएटली ही ये जो व्यक्ति था ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया। और साथ ही ये जो प्रोडक्शन कंपनी थी जिसने इस आइडिया को खरीदा था, इसने 900 मिलियन रुपीस कमाए। साथ ही ये जो व्यक्ति था जिसने इस आइडिया को लिखा था, इस स्टोरी को लिखा था, उसने भी बहुत ज्यादा पैसा कमाया। यहां तक कि उसने एमी अवार्ड भी जीता। जिस बुक को उस दिन ये व्यक्ति उस कैफे में बैठकर पढ़ रहा था, जो कि इसको बहुत ज्यादा पसंद थी, उसका नाम था बैटल रॉयल। इसी सीरीज से, इसी बुक से ये जो व्यक्ति था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड था, बहुत ज्यादा प्रभावित था। ये जो बुक थी जो कि इस व्यक्ति ने पढ़ी थी, उसकी स्टोरी ये थी कि इसमें स्टूडेंट्स को फोर्स किया जाता था फाइट करने के लिए। और ये फाइट तब तक चलती थी जब तक उनमें से एक व्यक्ति मारा ना जाए। और ये वहां की फासिस्ट गवर्नमेंट कराती थी। अब कहीं ना कहीं यहीं से प्रभावित था इस व्यक्ति का कॉन्सेप्ट भी। इस व्यक्ति को ऐसा भी लगता था कि कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी भी ऐसी ही चल रही है, वो भी मरने तक ही संघर्ष करता रहेगा। और उसको सबसे ज्यादा दुख था अपनी पॉवर्टी को लेकर। उसको पता था कि अगर कोई इतना ज्यादा गरीब हो तो वो कुछ भी कर सकता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला। अब उसने इसी कॉन्सेप्ट को उठाया। यहाँ पर उसने लोग जो कि बहुत ज्यादा गरीब थे उनको मरने तक फाइट करते हुए दिखाया पैसे के लिए। इस राइटर का नाम था हुआंग डोंग हुक और इस टीवी सीरीज का नाम था स्क्विड गेम। आप लोगों में से ज्यादातर ने, मुझे ऐसा लगता है कि स्क्विड गेम को देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको देख लेना चाहिए। हालांकि बहुत ज्यादा वॉयलेंट है ये, मुझे भी लगता है, लेकिन साथ ही इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप इसको देखना शुरू करेंगे तो इसको छोड़ नहीं पाएंगे। इसके कई सारे सीजन आ चुके हैं, मैं भी सारे सीजन देख चुकी हूँ और सारे ही सीजन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब हम यहाँ से सीधे चलते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ। ये जो दूसरी स्टोरी है आज की, ये है 31 मार्च 2012 की, जबकि एक 40 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति जिसका नाम था जस्टिन, वो एक बॉक्सिंग रिंग के कॉर्नर में खड़ा हुआ था। अब ये जो बॉक्सिंग मैच हो रहा था ये ओटावा कनाडा के एक कन्वेंशन सेंटर में हो रहा था और वहां पर सैकड़ों की संख्या में फैंस मौजूद थे। ये जो सारे फैंस थे ये स्टैंड के चारों ओर खड़े हुए थे और इस जस्टिन नाम के व्यक्ति को पता था कि बहुत सारे यानी कि हजारों लोग इस मैच को टीवी पर देखने वाले हैं। और इस बारे में जस्टिन थोड़ा सा नर्वस था, क्योंकि ना सिर्फ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्सिंग मैच था, बल्कि ये जस्टिन का पहला बॉक्सिंग मैच था, यानी कि उसके करियर का पहला बॉक्सिंग मैच था। और उसकी जितनी भी रेपुटेशन थी, उसका जो फ्यूचर था, वो इस मैच के आउटकम पर डिपेंड करता था। और जस्टिन को अच्छी तरीके से पता था कि वो एक अंडरडॉग है। अब जस्टिन एक नजर अपने अपोनेंट की तरफ डालता है और इन दोनों की आईज लॉक्ड हो जाती हैं एक सेकंड के लिए। अब ये जो उसका अपोनेंट था उसका नाम था ब्रास नकल्स ब्रजल। उसने कैनेडियन मिलिट्री में अपनी सर्विसेज दी थी और ये जो व्यक्ति था ये कराटे में ब्लैक बेल्ट था। और साथ ही ऐसा बताया जाता था कि उसके जो पंचेस होते हैं ये बहुत ही ज्यादा यानी इंसेनली स्ट्रांग होते हैं। इसी कारण से उसका नाम पड़ा था ब्रास नकल्स ब्रजल। और हर कोई जो इस फाइट को फॉलो कर रहा था टीवी पर या लाइव, उनको पता था कि जो ब्रास नकल्स है वो ही जीत जाएगा और जस्टिन बुरी तरीके से मार खाने वाला है। और ये सोचने के पीछे सिर्फ ये कारण नहीं था कि जो ब्रास नकल्स था एक बहुत अच्छा खिलाड़ी था, उसके पंचेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, बल्कि ये भी था कि जो जस्टिन था उसकी ये रेपुटेशन थी कि वो बहुत ज्यादा पैम्पर्ड रहा है, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट था और उसकी ऐसी रेपुटेशन बिल्कुल नहीं थी कि वो थोड़ा सा भी टफ है।
इसीलिए सब यही सोचते थे कि ये तुरंत ही हार जाएगा। वैसे भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जस्टिन का पहला मैच था। यहाँ तक कि जब जस्टिन को लोगों ने इस रिंग में देखा था, बॉक्सिंग रिंग में देखा था अपना पहला मैच लड़ने के लिए, और वो भी ब्रास नकल्स के साथ, तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये यहाँ पर आया ही क्यों है। उनको तो ऐसा लगता था कि ना सिर्फ ब्रास नकल्स बल्कि जो जस्टिन है वो किसी के भी साथ लड़ने के लायक ही नहीं है। वो किसी भी हालत में जीत ही नहीं सकता है, और वो किसी के भी खिलाफ नहीं जीत सकता है। आप ब्रास नकल्स की बात तो छोड़ ही दो। इसी कारण से जब जस्टिन इस रिंग के अंदर एंटर हुआ था, तो जितने भी अनाउंसर्स थे जो कि थोड़ा सा अभी न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहे थे, वो भी अपने आप को रोक नहीं पाए, और वो थोड़ा सा जस्टिन का मजाक उड़ाने लगे। यहां तक कि उन्होंने इसका नामकरण भी कर दिया, इसको एक निकनेम दे दिया, और ये निकनेम था द शाइनी पोनी। जब वो अंदर आया था तो लोग यही सोच रहे थे कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। वो बहुत नाजुक लग रहा था, बहुत ही सॉफ्ट लग रहा था, और उनको बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि ये शाइनी पोनी, जिसको अब ये शाइनी पोनी कहकर बुला रहे थे, वो ब्रास नकल्स को बिल्कुल भी हरा सकता है। लेकिन अगर हम शाइनी पोनी की बात करें, यानी कि जस्टिन की बात करें, तो वो इस मैच के लिए महीनों से तैयारी कर रहा था। लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लोग उसका किस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, लोगों ने उसको क्या निकनेम दिया है, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी क्या रेपुटेशन है, इसके बारे में वो बिल्कुल नहीं सोच रहा था। बल्कि अंदर से उसे पता था, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मैं उतना ही टफ हूं जितना ब्रास नकल्स है। इसी कारण से जब पहली बेल रिंग होती है, यानी कि जब फर्स्ट राउंड के लिए कॉल होती है, तो जो शाइनी पोनी था यानी कि जस्टिन था, वो तुरंत ही उठता है, चार्ज अप होता है, और इमीडिएटली ब्रास नकल्स के ऊपर स्विंग करता है। लेकिन इन दोनों में से कोई भी लैंड नहीं होता। जो ब्रास नकल्स था वो हर एक पंच को अवॉइड कर रहा था, और बस अभी वो यही मैनेज कर रहा था कि वो इसके पंचेस को काउंटर करे, और साथ ही वो ये भी चाह रहा था कि वो जस्टिन के ऊपर स्ट्रॉन्ग पंचेस मारे उसको हर्ट करने के लिए। जब वो शाइनी पोनी के ऊपर यानी कि जस्टिन के ऊपर वार कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि उसको बुरी तरीके से पीट रहा है, और अनाउंसर्स भी बार बार कह रहे थे कि ये तो बहुत ज्यादा पिट रहा है और इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन उन्हें पता था कि जो भी इस बॉक्सिंग रिंग में आता है उसकी पिटाई होती है, एक व्यक्ति तो पिटता ही है और कई बार दोनों ही पिटते हैं, और ये सब कुछ इस रिंग के अंदर होना एकदम नॉर्मल है। तो इसी कारण से वो हंस हंस कर वहां पर अनाउंसमेंट कर रहे थे। जब वो इस तरह की बात कर रहे थे कि ही इज गेटिंग मॉल्ड, तो इस तरह की बातें करते हुए वो लगातार हंस रहे थे, एक तरह से मजाक उड़ा रहे थे जस्टिन का। लेकिन जस्टिन को पता था कि उसकी हालत अब थोड़ी थोड़ी खराब होती जा रही है। अब वो पंचेस मारने के लिए ट्राई ही नहीं कर रहा था। उसको तो फिलहाल अपने पैरों पर खड़ा रहना था, ताकि आगे चलकर उसके पास चांस रहे। इधर जो ब्रास नकल्स था वो लगातार उसको हिट करता जा रहा था, और उसके बाद वो सीधा इसके जॉ पर मुक्का मारता है, इसके जॉ पर पंच करता है। और ये जो पंच वो मारता है, ब्रास नकल्स मारता है, ये उसके फेमस राइट हुक्स में से एक था। अब जो जस्टिन था, जब इतनी तेज उसके ऊपर मुक्का पड़ता है तो वो गिरने ही वाला था। लेकिन तभी अचानक से ही बेल एक बार फिर से रिंग कर जाती है, ये राउंड खत्म हो जाता है, और किसी तरीके से जो शाइनी पोनी था यानी कि जस्टिन था, वो अभी भी अपने पैरों पर खड़ा हुआ था। लेकिन अब उसके लिए अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन फिलहाल उसने इस राउंड में सरवाइव कर लिया था, जो कि अपने आप में लोगों के लिए और अनाउंसर्स के लिए आश्चर्य की बात थी। वो तो यही सोच रहे थे कि ये पहले राउंड में ही बाहर हो जाएगा। अब जो शाइनी पोनी था वो थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए, स्टंबल करते हुए वापस अपने कॉर्नर की तरफ आता है, और इधर जो ब्रास नकल्स था वो आराम से काल्मली चलते हुए, कैजुअली वॉक करते हुए अपने कॉर्नर की तरफ आता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसको इस राउंड से कोई भी अफेक्ट हुआ है। वो एकदम स्ट्रांग, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उस पर कोई असर ही नहीं पड़ा जस्टिन के वारों का। अब कुछ और सेकंड्स बीत जाते हैं, ये दोनों ही व्यक्ति अपने अपने कॉर्नर्स पर बैठे हुए थे और सेकंड राउंड का इंतजार कर रहे थे। अब जो ब्रास नकल्स था वो तो आराम से वहां पर बैठकर रिलैक्स कर रहा था, उसको सेकंड राउंड का इंतजार था। इधर जो शाइनी पोनी का कॉर्नर था वहां पर कुछ मेडिक्स मौजूद थे, वो उसके फेस पर काम कर रहे थे, क्योंकि उसके फेस से ब्लीडिंग हो रही थी, और ये ब्लीडिंग थोड़ी बहुत नहीं बल्कि ज्यादा हो रही थी। इधर जो जस्टिन का कोच था वो लगातार उससे कह रहा था कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, ऐसे तुम्हें पंचेस बचाने हैं। जिस तरह से कोच एडवाइस करते हैं, इसी तरीके की उसकी एडवाइसेस चल रही थी। लेकिन जो जस्टिन था उसको ऐसा लग रहा था कि इस राउंड में उसको बहुत ज्यादा स्मैश किया जा चुका है, और वो ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। लेकिन उसके दिमाग में एक बात क्लियर थी, और वो ये थी कि आई कांट गिव अप। मैं यहाँ पर गिव अप नहीं कर सकता। उसके चारों ओर बहुत सारी नॉइसेस थी, बहुत सारा केओस था, बहुत सारे लोग थे। लेकिन वो एक चीज ही सोच रहा था सिर्फ, कि मैं इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकता, मुझे लड़ना है।
उसे पता था कि हर कोई इसके बारे में यही सोचता है कि मैं आराम से पिट जाऊंगा और राउंड से बाहर हो जाऊंगा, मैं मैच हार जाऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे कम से कम लड़ना है अच्छी तरीके से, और इस तरह से कायरों की तरह मुझे इस मैच से बाहर नहीं होना है, और मुझे कम से कम इस फाइट में स्टे करना है, बच्चों की तरह नहीं हारना है। इसके बाद बेल एक बार फिर से रिंग कर जाती है। जो जस्टिन था, यानी कि द शाइनी पोनी, वो उठता है और उसके बाद एक बार फिर से अब वो ब्रास नकल्स के सामने खड़ा हुआ था। इस बार जस्टिन ने जब पंचेस मारने शुरू किए ब्रास नकल्स को, तो हैरानी की बात यह है कि वो सारे ही पंचेस अब लैंड कर रहे थे ब्रास नकल्स के ऊपर, वो खाली नहीं जा रहे थे। और ये हैरानी की बात थी सबके लिए। हर एक सिंगल पंच जो भी वो मार रहा था, वो लगातार ब्रास नकल्स को हिट कर रहा था, और ब्रास नकल्स उसको रोक नहीं पा रहा था। ब्रास नकल्स के ऊपर अब लगातार पंचेस पड़ते जा रहे थे, और जस्टिन को खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कर पा रहा है। और जितनी भी ऑडियंस वहां पर मौजूद थी, उन्हें भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इधर जो अनाउंसर्स थे, उनको समझ भी नहीं आ रहा था कि अब वो क्या अनाउंस करें। उनको खुद ही बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी। अब बेल एक बार फिर से फाइनली रिंग करती है और राउंड 2 खत्म हो जाता है। इस बार ब्रास नकल्स की हालत खराब थी, वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, बहुत ज्यादा स्टंबल कर रहा था। वो वापस अपने कॉर्नर की तरफ आता है, और इधर जो शाइनी पोनी था, वो थोड़ा बहुत हिला हुआ था क्योंकि उसको पहले राउंड में भी चोट लगी थी, लेकिन अभी वो पूरी तरह से फाइन था। अब सब लोग हैरानी से देख रहे थे कि ये जो मैच था, ये फिलहाल 1-1 से बराबर चल रहा था। उन्हें अभी तक जस्टिन बहुत ज्यादा कावर्ड, बहुत ज्यादा वीक, बहुत ज्यादा सॉफ्ट लग रहा था। तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस जैसा वीक व्यक्ति आखिर ब्रास नकल्स को पंचेस कैसे मार पाया। अभी राउंड 3 शुरू होने में कुछ सेकंड्स बाकी थे। शाइनी पोनी अपने कॉर्नर में बैठा हुआ था, और वो लगातार अपने अपोनेंट यानी ब्रास नकल्स की तरफ देख रहा था। और जो ब्रास नकल्स था, वो लगातार इसके गेज को अवॉइड कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि ब्रास नकल्स अब थोड़ा सा स्केर्ड नजर आ रहा था। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो इस मैच को शायद हारने वाला है शाइनी पोनी के हाथों, क्योंकि उसने देख लिया था कि शाइनी पोनी भी कम नहीं है, उसको रोकना बहुत जरा मुश्किल है। और अब ब्रास नकल्स की हालत देखकर जस्टिन को वो मोटिवेशन मिल गया था जो वो चाहता था। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था। उसे पता था कि जिस तरह से ब्रास नकल्स उसके गेज को अवॉइड कर रहा है, वो मेंटली वीक हो चुका है, और ये उसके लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन था। उसको पता था कि वो अपने अपोनेंट को एज पर ले आया है। फाइनली राउंड 3 की बेल रिंग होती है। थर्ड राउंड में जस्टिन सीधा उठता है, वो ब्रास नकल्स के सामने जाता है और सीधा उसको पंचेस मारना शुरू कर देता है, और सीधा उसके फेस पर ही वो पंचेस मार रहा था। इवेंचुअली जो ब्रास नकल्स था, उसको ये एक मुक्का, एक पंच उसकी नोज पर मारता है। ये पंच इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि एक तरह से इसकी जो नोज होती है ब्रास नकल्स की, वो एक्सप्लोड कर जाती है, फट जाती है, और हर जगह खून गिरना शुरू हो जाता है। इधर जो रेफरी था, उसको इंटरफेयर करना पड़ता है। उसको वो मैच फिलहाल यहीं पर रुकवाना था, लेकिन ये दोनों लगातार एक दूसरे से उलझे हुए थे, लड़े जा रहे थे। इनमें से कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन रेफरी ने साफ साफ कह दिया था कि नहीं, अब बहुत हो चुका है और यहाँ पर ये फाइट खत्म हो जानी चाहिए। रेफरी ने साफ कर दिया था कि ये एक टेक्निकल नॉकआउट है और शाइनी पोनी जीत चुका है। अब इस बॉक्सिंग मैच में जीतने के बाद ये जो विक्ट्री थी, ये जस्टिन के लिए बहुत ज्यादा ह्यूज थी। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर अब क्लियर कर दूं कि जो जस्टिन था, सच्चाई तो ये थी कि वो ना तो एक प्रोफेशनल बॉक्सर था और ना ही एक प्रोफेशनल बॉक्सर बनना चाहता था। वो तो बस इस चैरिटी मैच के लिए यहाँ पर आया था, क्योंकि ये जो बॉक्सिंग मैच था, ये एक चैरिटी के लिए था, और इस कारण से आज वो ब्रास नकल्स के सामने मौजूद था। इधर अगर हम ब्रास नकल्स की बात करें, तो वो भी कोई प्रोफेशनल बॉक्सर नहीं था। वो एक अच्छा बॉक्सर था, एक लोकल बॉक्सर था, लेकिन एक प्रोफेशनल बॉक्सर वो भी नहीं था। वो दोनों ही यहाँ पर चैरिटी के लिए आए थे। लेकिन चैरिटी के अलावा इस मैच के लिए जस्टिन का एक और एम था, एक और गोल था। वो ये था कि उसकी कनाडा में रेपुटेशन ये थी कि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा पैम्पर्ड है और वीक है। वो अपनी इस इमेज को चेंज करना चाहता था। उसे पता था कि अगर मैं इस बॉक्सिंग रिंग में अपने अपोनेंट को हरा दूं, तो मेरी इमेज पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। भले ही ये एक चैरिटी मैच था, लेकिन जस्टिन को पता था कि इसको बहुत लोग फॉलो करने वाले हैं, और इससे जो पब्लिक ओपिनियन है मेरे बारे में, वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी। जब जस्टिन इस फाइट को जीतकर बाहर निकला, तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। हर कोई कनाडा में इसी बारे में बातचीत कर रहा था। हर कोई एक दूसरे से कह रहा था कि तुम्हें पता है, जस्टिन द शाइनी पोनी वो सच में मैच जीत चुका है, और हमें उसको थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए।
अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब लोग जस्टिन के बारे में बातचीत क्यों कर रहे थे, जस्टिन की इमेज कहाँ खराब थी, आखिर ये जस्टिन है कौन और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो शाइनी पोनी था, यानी कि जस्टिन, उसका पूरा नाम था जस्टिन ट्रूडो, और आगे चलकर वो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर बना। जब वो इस बॉक्सिंग मैच को लड़ने के लिए आया था तब भी वो एक बहुत ही पॉपुलर लीडर था, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसकी इमेज थोड़ी सी वीक व्यक्ति की थी। तो अपनी इस इमेज को इसने सुधारा और फाइनली इस बॉक्सिंग मैच को जीतने के बाद ये लोगों की नजरों में चढ़ गया, लोग इसको सीरियसली लेने लगे। और मैं ये तो नहीं कह रही कि इस मैच के कारण, लेकिन आगे चलकर जस्टिन इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि वो फाइनली प्राइम मिनिस्टर बना, जिसको आप लोग भी होपफुली जानते ही होंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग बताइएगा कि मेरी दोनों ही स्टोरीज आपको कैसी लगी, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइबर्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। प्लीज स्टोरीज को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।